Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another GATE Importance Previous Year Question Solution of the year 2014 of Biochemistry syllabus that we are covering for our upcoming examination. So let's begin with the video. I know you guys know what you have to do. You have to take these sessions as practice session. Note down your answers that you think according to you are correct, and at the end of the session, you guys have your score according to your preparation. During an enzyme catalyzed reaction, the equilibrium constant क्या होगा equilibrium constant के साथ जब एक एंजाइम रिएक्शन कैटेलाइज करेगा? इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड, कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम. बेसिकली इट रिमेन्स अनचेंज्ड. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन में. देन a mixture of arginine, phenylalanine and histidine was fractionated using cation exchange chromatography at neutral pH. The amino acids were eluted with an increasing salt gradient. Identify the correct order of इल्यूशन. तो न्यूट्रल पीएच पे आर्जिनिन, फेनाइलेनिन और हिस्टिडीन को हमने फ्रैक्शनेट किया कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे. ध्यान दीजिएगा, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मतलब है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कॉलम में रुक जाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो जल्दी से नीचे आएगा. ओके, तो इनका अगर हम इल्यूशन का देखेंगे कि किस तरीके से आ रहे हैं, phenylalanine would be the very first, then histidine and then arginine. Okay. Which one of the following proteases does not cleave the carboxyl side of any arginine residue in protein? इनमें से कौन सा प्रोटीएज कार्बोक्सिल साइड क्लीव नहीं करता आर्जिनिन रेसिड्यू की प्रोटीन में? तो दैट इज काइमोट्रिप्सिन. द रिसेप्टर फॉर एपिनेफ्रिन इज ए. एपिनेफ्रिन के लिए रिसेप्टर कौन सा होता है? बेसिकली द रिसेप्टर फॉर एपिनेफ्रिन इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. चूज द ऑप्शन विद 2 रिड्यूसिंग शुगर. ऐसा आपको ऑप्शन चूज करना है जिसमें दोनों रिड्यूसिंग शुगर देखने को मिले. बेसिकली दैट आर लैक्टोज एंड मेल्टोज. ओके, बहुत सिंपल है. एफिनिटी ऑफ एन एंटीबॉडी कैन बी डिटरमाइंड क्वांटिटेटिवली बाय. आप क्वांटिटेटिवली जो एफिनिटी है एंटीबॉडी को डिटरमाइन कर सकते हो बाय इक्विलिब्रियम डायलिसिस. Then which one of the following molecules is an allosteric activator of phosphofructokinase 1? हमने बहुत ही डिटेल में इस प्रोसेस को कई बार पढ़ा है. बॉटनी में भी, माइक्रोबायोलॉजी में भी हम अच्छे से जानते हैं कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस का जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है वो है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. फॉर अ सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम अ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 4 times the value of Km. The observed initial velocity will be how much percentage of Vmax? जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत आपको सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी होती है. Vmax S अपॉन Km प्लस S. अब हमको इसमें एक बात पता चल रही है कि जो हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो Km का 4 गुना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं Vmax 4 km अपॉन km प्लस 4 km. तो दैट वुड बिकम Vmax 4 upon 5 km. This km will cut off and it would become Vmax 0.8 V. और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो दिट वुड बिकम V would become 80% of Vmax. Okay, यहाँ से. Then consider the following biochemical reaction: fructose 6-phosphate plus ATP gives fructose 1,6-bisphosphate plus ADP. The equilibrium constant under biochemical standard condition K equilibrium of above reaction is 254. The standard free energy change delta G naught for the conversion of fructose 6-phosphate is किलोजूल पर मोल. तो कुछ नहीं, बहुत आसान है. डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लगेगा डेल्टा जी इक्वल्स टू आर टी एल एन के. ओके, सो दैट वुड बिकम 8.314
इंटू 298, ये हम लोग क्योंकि स्टैंडर्ड लिखा है तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, 298 केल्विन इंटू ln 254, दिस वुड बिकम यहाँ पे ln 294 की 254 की वैल्यू लेंगे 8.314 इंटू 298 इंटू 2.40, it would become 13694.03, but that would be in जूल पर मोल और हमें चाहिए किलो जूल पर मोल। तो हम इसे 1000 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13.69 किलो जूल पर मोल। ओके, then given below is the hydropathy plot of a monomeric transmembrane protein. How many transmembrane alpha helices are present in the protein? एक मोनोमर है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसमें कितनी अल्फा हेलिसेस होंगी? तो ये एक हाइड्रोपैथी इंडेक्स आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि एक मेम्ब्रेन को स्पैन करने के लिए अगर ऐसे हेलिक्स जा रही है तो वहाँ पे अराउंड हमको 20 to 24 अमाइनो एसिड होने चाहिए। तो 20 to 24 अमाइनो एसिड हमको एक ही बार देखने को मिल रहे हैं, तो एक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हमारे पास होगी। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। An aqueous solution contains two compounds X and Y. This solution gave absorbance value of 1 and 0.4 at 220 and 280 nanometer respectively in a 1 centimeter path length cell. Molar absorption coefficient epsilon of the compound X and Y are shown below. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पे, तो हमारा जो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला रहता है वो क्या करता है, A इक्वल्स टू एप्साइलन CL, यानी कि मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ, है ना। लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम एब्जॉर्बेंस टोटल देखें, टोटल वुड बिकम AX प्लस AY। AX देखें तो एप्साइलन X L CX प्लस एप्साइलन Y L प्लस CY। कॉन्सेंट्रेशन अलग है, लेंथ सेम है, और जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है वो अलग है। तो अगर हम देखें एब्जॉर्बेंस एट 220 नैनोमीटर, then it would become 1000 into 1 into CX plus 800 CY। ओके, और यहाँ पे A220 की वैल्यू है 1.0, that would become 1000 CX plus 800 CY। ओके, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन A280 की अगर हम लोग बात करें तो A280 वुड बी 200 CX प्लस 400 CY। आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो। 280 पे अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 200 हम ले रहे हैं किसके लिए, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए X के लिए, और 400 हम ले रहे हैं Y के लिए, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। देन इट वुड बिकम 0.4 इक्वल्स टू 200 CX प्लस 400 CY। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 इंटू 5, ठीक है, और तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 के बराबर हमको देखने को मिलेगा। क्या, 2.0 माइनस 1.0। हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, इसको माइनस कर दें फिर से इक्वेशन 1 से, और ये हो जाएगा 2000 माइनस 800 CY। ओके, और ये हमारे सामने निकल के आएगा 1 इक्वल्स टू 1200 CY। ओके, तो CY की वैल्यू आएगी, CY की वैल्यू वुड बी 1/1200 M, 1/1200 M। तो इट वुड बिकम 0.00083
33 m। ओके, और हम अगर सी वाई को देखेंगे मिली मोलर में, क्योंकि हमसे पूछा गया है यहाँ पे मोलर में आया है ये, तो ये आ जाएगा 0.8 मिली मोलर। ओके, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बेसिक 10th क्लास की कैलकुलेशन है। A purified oligomeric protein was analyzed by SDS page under reducing and non-reducing condition. A 1 liter solution of 1 milligram per ml concentration has 4.01 into 10 to the power 18 molecules of oligomeric proteins. Based on the data shown below, deduce the total number of polypeptide chains that constitute this protein. टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपको बतानी है यहाँ पे कितनी है हमारे सामने जो निकल के आ रही हैं बेसिकली। एंड रिड्यूसिंग कंडीशन में हम देख रहे हैं नंबर 1 और नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में देख रहे हैं नंबर 2, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कंडीशन में हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है 50 किलो डाल्टन और 25 किलो डाल्टन पे 2 बैंड्स, और नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में हमको 75 किलो डाल्टन पे 1 बैंड देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ओलिगोमेरिक प्रोटीन हमको देखने को मिल रही है तो वो हम आराम से डिड्यूस कर सकते हैं दैट इट वुड कॉन्स्टिट्यूट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, द concentration of Mg2 plus ions outside the cell is twice the concentration inside. If the transmembrane potential of the cell is minus 60 millivolt, inside negative, the free energy change of the transporting Mg2 plus ions across the membrane against the concentration gradient at 37 डिग्री सेल्सियस is किलो जूल पर मोल में आपको आंसर पूछा गया है। तो बेसिकली ये बहुत ही इजी है, इस पे हम लोग ने अभी लास्ट लेक्चर में ही इसी का क्वेश्चन हम लोग ने किया था, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम अगर देखें इक्विलिब्रियम फॉर Mg2 plus become RT by ZF ln Mg2 plus outside upon Mg2 plus inside। तो आपको देखने को साफ साफ बता दिया गया है कि बाहर डबल है, तो यानी कि ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। 2/1 आपको ln2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, r की वैल्यू रखनी है 8.3, ठीक है। आपको t की वैल्यू रखनी है जो कि हमको दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको z की वैल्यू रखनी है दैट इज 2 क्योंकि Mg2 प्लस है, और आपको f की वैल्यू रखनी है जो कि आपको दी हुई है, और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा एंड दैट वुड बी अराउंड 13.3। ओके, तो बहुत ही इजी है ये। देन मैच द एंट्रीज इन ग्रुप 1 इन दोज विद ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से आपको मैच करना है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर हम देखें जे चेन, सो जे चेन गोज विद द मल्टीमराइजेशन ऑफ IgA एंड IgM, इन्हीं में हमको ये जे चेन देखने को मिलती है। सर्पिन goes with the component of MHC class 2, beta microglobulin the component of MHC class 1, and Artemis is the VDJ recombinase complex. The correct option is C. The kinetic data for a single substrate, यहाँ पे ये सब आप लोग को परेशान करने के लिए दिया हुआ है। डायरेक्ट एक छोटी सी लाइन लिखी हुई, कंसंट्रेशन जो है इनहिबिटर की वो बराबर है KI के, इनहिबिटर के यहाँ पे दिया हुआ है I इक्वल्स टू KI। Km की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁵ मिली बाई मोलर, और आपको अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ऑब्जर्व्ड Km की वैल्यू पूछी गई है, तो ये इससे दुगना हो जाएगा, दैट वुड बी 4 × 10⁻⁵। ओके, 1 liter phosphate buffer was prepared by adding 208 grams of Na2HPO4 and molecular weight of it is 142 and 71 grams of NaH2PO4। इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिले हैं न्यूमेरिकल जिसकी कोई हद नहीं। मोलिकुलर वेट 120 वाटर, इफ द pKa फॉर द डिसोसिएशन इज H2PO4 माइनस इंटू HPO4 माइनस and H plus is 6.86, the pH of the buffer will be, यहाँ पे हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन लगेगी
जो कि आपको ये बताती है pH इक्वल्स टू pKa प्लस log base 10 A माइनस अपॉन HA। ओके, तो अगर हम देखें pKa वैल्यू हमको पता है, दी हुई है 6.86 प्लस हमसे यहाँ पे पूछा गया है जो मतलब A माइनस बाई एच ए। अगर हम देखें तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। अगर हम Na2HPO4 की कंसंट्रेशन निकालने जाएंगे, सब कुछ दिया है, हमें करना कुछ नहीं है, मास मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 208 अपॉन 142 हम ये करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.46। ऐसे ही हम NaH2PO4 की निकालेंगे तो that would become 71 by 120 would be 0.59। यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यूज इनको 1.46 by 0.59, this would become 6.86 plus log base 10, यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 2.47 और log 2.47 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0.392। इसको हम ऐड कर देंगे 6.87 में, वैल्यू आ जाएगी 7.2, वैल्यू आ जाएगी 7.252। ओके, सो दिस वुड बी द आंसर। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू बताया नहीं कि ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए रखा हुआ है सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर का ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जबरदस्ती कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए देखने के लिए कि आप कितना सीरियसली ले रहे हो, कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं इससे और नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको रखो, सॉल्व करो, मुझसे ग्रुप पे डिस्कस करो और मैं इसको आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो तब भी मुझे बता देना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे जाएंगे। A human gene has only 3 exons 1, 2 and 3 given order. Total RNA was isolated from cultured human kidney cells and reverse transcribed. The resultant cDNA was used as a template in a PCR reaction containing a forward primer specific to exon 1 and a reverse primer specific to exon 3. When the PCR product was analyzed by gel electrophoresis, 2 bands were observed of sizes 2.5 kb and 1 kb. However, when northern blotting was performed with the same total RNA using radio-labeled probe specific to exon 2, only one band was observed. Based on these observations, which one of the following statement is false? Okay. तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग विद अ प्रोब स्पेसिफिक एक्सॉन 3 विल शो 2 bands। अगर हम एक्सॉन 3 की करेंगे तो 2 दिखाएगा। द जीन कोड्स फॉर 2 mRNA स्प्लाइस वेरिएंट्स, हाँ सही है। इफ द फॉरवर्ड प्राइमर वर स्पेसिफिक टू एक्सॉन 2, 2 bands विल बी ऑब्जर्व्ड, ऐसा नहीं है, अगर 2 band हमें मिलने होते तो हमें दोनों में मिलते। ओके, using the Sanger dideoxy chain termination method, a particular exonic region of a protein coding gene was sequenced for 2 individuals referred to subject 1 and subject 2. The figure shows a segment of autoradiogram corresponding to a small window of DNA sequence, subject 1 and subject 2. Which one of the following interpretation is correct for the sequenced DNA fragment? तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो इन दोनों में से हमको कौन सा करेक्ट है देखने को मिल रहा है सीक्वेंस डीएनए फ्रैगमेंट के लिए। ओके, सो अगर हम सब्जेक्ट 2 की बात करें, एटीजीसी सब्जेक्ट 1 है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 में हमको एलीलिक वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, देन अ 7 किलो बेस पेयर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक सीक्वेंस हैज 2 EcoR1 1 PBU2 restriction endonuclease sites. The restriction sites are shown below. रिस्ट्रिक्शन साइट आपको दी हुई है यहाँ पे EcoR1 एंड PBU2।
The DNA was completely digested with both EcoR1 and PBU2. The digestion products were purified and added to an appropriately buffered reaction mixture at 37 degrees Celsius, which contained the Klenau fragment of DNA polymerase 1 and alpha 32p DNTPs. After 1 hour of the DNA, the reaction product was purified and analyzed by electrophoresis. The bands were visualized by both rudidium bromide and studying the autoradiography. The result is shown below. ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एक पेज में आ नहीं पाया. क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिया गया है, साइट्स दिखा दी गई हैं, कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, ETBR स्टेन्ड हमारे पास डीएनए मार्कर्स हैं, ऑटो रेडियोग्राम्स हैं. आगे का क्वेश्चन यहाँ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन मैप इज इन एग्रीमेंट ऑफ द अबव रिजल्ट. ऊपर का जो आपने पूरा क्वेश्चन देखा, इससे आपको इनमें से कौन सी चीज रिजल्ट शो करती हुई नजर आ रही है. तो 7 किलो बेस पेयर का डीएनए है पूरा, ठीक. हमको 2 साइट देखने को मिल रही है, EcoR1 की और एक मिल रही है PBU2 की. तो 2 है EcoR1 की, एक है PUV2 की, सब में, ठीक है. फिर उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, जब डीएनए को हम कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दे रहे हैं दोनों से, उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है और फिर हम 37 डिग्री सेल्सियस पे क्लेनाउ फ्रेगमेंट डाल रहे हैं अल्फा DNTPs के साथ. 1 घंटे के बाद रिएक्शन मिक्सचर को प्यूरिफाई किया जा रहा है और इलेक्ट्रोफोरेसिस से देखा जा रहा है. तो ETBR स्टेन करने पर हमको 4 बैंड देखने को मिल रहे हैं और ऑटो रेडियोग्राम करने पर हमको 3 बैंड देखने को मिल रहे हैं. तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये एक लीनियर डीएनए है और कंप्लीटली डाइजेस्ट होने पर हमको वाला हम देख रहे हैं जब, तो बैंड्स हमारे सामने 3 निकल के आ पा रहे हैं ऑटो रेडियोग्राम की मदद से. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, एंड दैट इज ऑल थिंग फॉर माय साइड. I hope you guys find it helpful. Do let us know. Join the Telegram Guru Mantra channel. Thank you so much.